हेलो फ्रेंड्स। आज हम पॉलिटी में देखेंगे भारत का संवैधानिक विकास जो है वो किस तरह से हुआ है। भारत का जो संवैधानिक विकास है उसका जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उसे दो चरणों में बांटा गया है। पहला है कंपनी का शासन के अधीन जो भी अधिनियम या रेगुलेटिंग एक्ट पास किए गए। ये दूसरा है ब्रिटिश क्राउन के अंदर जो है जो भी अधिनियम पारित किए गए उसको हम देखेंगे। तो आज जो हम देखेंगे वो देखेंगे कंपनी का शासन जो है उसमें कौन कौन से एक्ट जो है पारित किए गए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कंपनी का शासन जो है वो 1773 ईस्वी से 1858 ईस्वी तक रहा है। इसमें सबसे पहले जो है 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट आता है। इसमें क्या क्या प्रावधान थे और यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो फर्स्ट है कि इस अधिनियम का उद्देश्य ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित और विनियमित करना था। देखिए, इसी अधिनियम के तहत जो है कंपनी जो है उसको उसके कार्य को क्या किया गया, नियंत्रित किया गया और विनियमित किया गया। किस एक्ट के द्वारा? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। याद रखना है कि इसी अधिनियम ने भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी थी। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का जो ही ये जो था, इसके तहत केंद्रीय प्रशासन की नींव जो है भारत में रखी गई थी। इसने पहली बार कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को मान्यता दी थी। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है कि राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को मान्यता जो है किस एक्ट के द्वारा दिया गया था? तो 1773 ईस्वी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट है, याद रखना है कि बंगाल के गवर्नर का पदनाम जो है उसको बदल दिया गया था और क्या रखा गया था? बंगाल का गवर्नर जनरल। ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है, ये वीवीआई क्वेश्चंस है कि बंगाल का गवर्नर जनरल जो है वो कब बोला गया, किसको? बंगाल के गवर्नर को। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा बोला गया। उसके बाद याद रखना है कि ये जो बंगाल का गवर्नर जनरल होगा उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यों की एक कार्यकारी परिषद बनाई गई। और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। याद रखना है कि ये 4 सदस्यीय जो एक कार्यकारी परिषद थी ये भी बनाया गया था इसी टाइम। और पहला अगर पूछा जाए भारत बंगाल का गवर्नर जनरल कौन है, तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। ये एग्ज़ाम में लगभग बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है, तो इसको आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट है, कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई इसी एक्ट के द्वारा। कब की गई थी? तो 1774, जस्ट एक साल बाद यानी कि 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश थे और 3 अन्य न्यायाधीश थे। तो जो एक मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम याद रखना है, एलिजा इम्पे उनका नाम था। और इसमें 3 और अन्य न्यायाधीश जो थे वो भी थे। चलिए नेक्स्ट है कि इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के कर्मचारियों को किसी भी प्रकार का निजी व्यापार करने या मूल निवासियों से उपहार या रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। याद रखना है कि इसी अधिनियम के द्वारा जो है कंपनी पे बहुत सारा शिकंजा कसा गया। इसमें क्या कहा गया कि कंपनी का जो कर्मचारी है वो किसी भी प्रकार का निजी व्यापार नहीं कर सकता है और ना ही वो मूल निवासियों से उपहार या रिश्वत ले सकता है। इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसी एक्ट के द्वारा याद रखना है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स यानी कि कंपनी के शासी निकाय के माध्यम से कंपनी पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण सशक्त हो गया। यानी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एक पद बनाया गया, ठीक है। इसके द्वारा क्या किया गया? ब्रिटिश सरकार जो है कंपनी पर नियंत्रण रखने लगा। अब कंपनी के लिए भारत में राजस्व, नागरिक और सैन्य मामले की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। याद रखना है, अब कंपनी को जो है ब्रिटिश सरकार को क्या क्या जानकारी देना होगा? राजस्व के बारे में कि कितना राजस्व हुआ, नागरिकों के बारे में और सैन्य मामले के बारे में ब्रिटिश सरकार को क्या देना होगा? जानकारी देना होगा। तो ये भी याद रखना है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ये पद किस में बनाया गया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में। नेक्स्ट है, मुंबई मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया था। याद रखना है, ये जो मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी है इसे बंगाल गवर्नर जनरल के क्या कर दिया गया? अधीन कर दिया गया। जबकि पहले तीनों प्रेसिडेंसी क्या थे? एक दूसरे से स्वतंत्र थी। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बंगाल में मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को कब मिलाया गया? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773
1773 में। चलिए नेक्स्ट आता है 1781 ईस्वी का संशोधन अधिनियम, यानी कि इसको बोलते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ये जो 1781 ईस्वी का संशोधन अधिनियम है, इसमें क्या क्या प्रावधान किया गया तो उसको देखते हैं। देखिए इसमें पहला जो किया गया था, इसने गवर्नर जनरल और काउंसिल को उनकी आधिकारिक क्षमता में किए गए कार्यों के लिए सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से छूट दे दी गई। दूसरा याद रखना है कि दीवानी मामले और लगान वसूली से उत्पन्न होने वाले मामले को उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से क्या कर दिया गया, बाहर कर दिया गया था। यानी कि दीवानी मामले और जो लगान वसूली से कोई भी मामला होगा उसको उच्चतम न्यायालय नहीं देखेगा, उससे उसके क्षेत्र से क्या कर दिया गया, बाहर कर दिया गया। इसके बाद याद रखना है कि इसमें प्रावधान किया गया कि उच्चतम न्यायालय का कलकत्ता के सभी निवासियों पर अधिकार क्षेत्र होगा। यानी कि जो उच्चतम न्यायालय बनाया गया था, ठीक है, कलकत्ता में 1774 में बनाया गया था, ठीक है, उसमें क्या होगा कि कलकत्ता का जितना भी निवासी है उसका क्या होगा, अधिकार क्षेत्र होगा उस पर। और साथ ही साथ याद रखना है कि न्यायालय का जो प्रतिवादियों के व्यक्तिगत कानून के अनुसार सुनवाई करनी होगी। यानी कि अर्थात हिंदुओं पर हिंदू कानून के अनुसार मुकदमा चलाया जाएगा और मुसलमानों पर मुस्लिम कानून के अनुसार क्या चलाया जाएगा, मुकदमा। चलिए नेक्स्ट है, प्रांतीय न्यायालय की अपीलें गवर्नर जनरल की परिषद में की जा सकती है। यानी कि प्रांतीय न्यायालय का जो अपील है वो कहाँ किया जाएगा, गवर्नर जनरल की परिषद में किया जाएगा, जिसमें कितने सदस्य थे, 4 सदस्य, ना कि उच्चतम न्यायालय में। ठीक है, इसके बाद है, इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद को प्रांतीय न्यायालय और परिषद के नियम बनाने का अधिकार दिया गया। तो याद रखना है कि इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल क्या कर सकते हैं, परिषद को, यानी कि गवर्नर जनरल का जो परिषद है वो प्रांतीय न्यायालय और परिषद के लिए नियम कोई भी बना सकते हैं। ठीक है, कौन बना सकते हैं, गवर्नर जनरल और उनके परिषद। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, एग्जाम में इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है। तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में फर्स्ट है कि इस अधिनियम ने कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को अलग अलग कर दिया। एग्जाम में यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है कि किस एक्ट के द्वारा कंपनी का जो व्यापारिक और राजनीतिक कार्य था उसको अलग किया गया। तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा। याद रखना है कि इसके द्वारा द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना हुई। तो द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना भी इसी एक्ट के द्वारा किया गया था। द्वैध शासन प्रणाली में क्या हुआ, तो देखिए, जो राजनीतिक क्रियाकलाप थे उसका प्रबंधन करने, भारत में नागरिक और सैन्य शासन या ब्रिटिश संपत्ति के लगान संबंधी सभी क्रियाकलापों की निगरानी और निर्देशन के लिए एक नया नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई। इस नियंत्रण बोर्ड को क्या कहा जाता था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो याद रखना है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना भी इसी अधिनियम के तहत किया गया था, पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। नेक्स्ट याद रखना है, दूसरा, ये राजनीतिक क्रियाकलाप के लिए क्या बनाया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। और व्यापारिक क्रियाकलाप को प्रबंधन करने के लिए विशेष रूप से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था। ठीक है, ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था इसका क्या काम होगा, व्यापारिक क्रियाकलापों को देखना। इस प्रकार कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को क्या कर दिया गया, अलग अलग कर दिया गया। तो इसी को बोलते हैं द्वैध शासन प्रणाली, यानी कि राजनीतिक क्रियाकलाप और व्यापारिक क्रियाकलाप दोनों क्या किया गया, अलग किया गया, और दोनों के लिए अलग अलग बोर्ड बनाया गया। नेक्स्ट है, भारत में कंपनी के क्षेत्रों को पहली बार भारत में ब्रिटिश संपत्ति कहा गया। यानी कि जो भी कंपनी का क्षेत्र था उसे क्या कहा गया, भारत में ब्रिटिश संपत्ति कहा जाने लगा। और इस प्रकार जो है ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के मामले और उसके प्रशासन पर सर्वोच्च नियंत्रण दे दिया गया। नेक्स्ट आता है 1786 ईस्वी का अधिनियम। 1786 ईस्वी का अधिनियम जो है, इसमें दो बात याद रखना है कि लॉर्ड कार्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया, ठीक है, इसी अधिनियम के द्वारा। और दूसरा याद रखना है कि लॉर्ड कार्नवालिस को ही कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि बंगाल का गवर्नर जनरल किसे बनाया गया, लॉर्ड कार्नवालिस को, किस अधिनियम के द्वारा, 1786 के अधिनियम के द्वारा। और कमांडर इन चीफ भी इन्हें नियुक्त किया गया। उसके बाद याद रखना है कि उसे विशेष मामले में अपनी परिषद के निर्णय को पलटने की शक्ति भी दी गई। ठीक है, लॉर्ड कार्नवालिस जो थे
वो अपने परिषद के निर्णय को क्या कर सकते थे, पलट सकते थे। ये शक्ति भी किस अधिनियम के द्वारा दिया गया, 1786 ईस्वी का अधिनियम। नेक्स्ट आता है 1793 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। तो इसको देखते हैं लास्ट, 1793 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। देखिए फर्स्ट इसमें याद रखना है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को उसकी परिषद पर दी गई अभिभावी शक्ति को भविष्य के सभी गवर्नर जनरल और प्रेसिडेंसी के गवर्नर तक बढ़ा दिया गया। अभी जो हमने ऊपर देखा कि जो लॉर्ड कॉर्नवालिस को शक्ति दिया गया था, उससे जितना भी आगे गवर्नर जनरल आएगा वही शक्ति सबके पास होगा। ये प्रावधान किया गया किसमें, 1793 ईस्वी का चार्टर अधिनियम में। दूसरा क्या किया गया, गवर्नर जनरल को बॉम्बे और मद्रास के अधीनस्थ प्रेसिडेंसी की सरकारों पर अधिक शक्तियां और नियंत्रण दिया गया। नेक्स्ट किया गया कि भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को और 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। तो देखिए 20 वर्ष के लिए फिर से कब बढ़ाया गया था, सेकेंड टाइम, तो ये 1793 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। ठीक है, उसके बाद है यह प्रावधान किया गया कि कमांडर इन चीफ को गवर्नर जनरल की परिषद का सदस्य तब तक ना माना जाए जब तक कि उस सदस्य के रूप में नियुक्त ना किया जाए। यानी कि जो कमांडर इन चीफ होंगे, ठीक है, वो गवर्नर जनरल परिषद का सदस्य तभी होंगे जब उसे सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाएगा, तब तक नहीं माना जाएगा। ठीक है, और इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये निर्धारित किया गया कि इसमें निर्धारित किया गया कि अब से नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों और उनके कर्मचारियों के वेतन का भुगतान भारतीय राजस्व से किया जाएगा। तो इसमें क्या निर्धारित किया गया था कि नियंत्रण बोर्ड के जो सदस्य होंगे और उनके जो कर्मचारी होंगे, उनका वेतन का भुगतान भी कहाँ से किया जाएगा, भारतीय राजस्व से ही किया जाएगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है जो कि एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, तो इसको आपको याद रखना है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम सब क्या देखेंगे कि 1813 ईस्वी का जो चार्टर अधिनियम है और इसके बाद जो जो भी अधिनियम आए उसको हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं, और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला वीडियो आपसे मिस ना हो। धन्यवाद।